हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे पहले जो टॉपिक्स हो चुके थे, हमने उनमें मॉर्गेज को और उसके टाइप्स को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ पर मॉर्गेजर के राइट्स के बारे में जानेंगे। तो आपको यह पता होना ज़रूरी है कि अगर हम जब भी मॉर्गेजर के राइट्स या लायबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो मॉर्गेजर के राइट्स और लायबिलिटीज़ सेक्शन 60 से स्टार्ट होते हैं। वहीं पर अगर हम राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मॉर्गेजी की बात करें तो वह सेक्शन 67 से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम मेनली मॉर्गेजर के जो राइट्स और लायबिलिटीज़ होंगे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे राइट ऑफ रिडेम्पशन की। इसका सेक्शन ज़रूर याद रखना जो कि सेक्शन 60 में है। कई बार सेक्शन भी पूछा जाता है। बहुत सिंपल वे में मैं आपको इसे समझाती हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ रिडेम्पशन जो कि मॉर्गेजर को दिया गया है। एक एग्जाम्पल से बताते हैं। सपोज़ करो ए था, उसके पास एक प्रॉपर्टी थी और वह प्रॉपर्टी ले जाकर उसने बी के पास में मॉर्गेज रख दी है। यहाँ पर ए कौन हो गया? ए हो गया मॉर्गेजर और बी हो गया मॉर्गेजी। यहाँ पर बी की तरफ से ए को पैसे उधार दिए गए जिसे हमने मॉर्गेज डेब्ट के रूप में जाना है। अब हम बात करते हैं आगे की कहानी की। जब यहाँ पर ए को पैसे मिल गए, मॉर्गेज हो गई प्रॉपर्टी, मॉर्गेज डेब्ट हो गया, मॉर्गेज डीड हो गई। हमने मॉर्गेजर मॉर्गेजी के बारे में जान लिया। अब जिस टाइम पर यह मॉर्गेजर इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, इस मॉर्गेज मनी को पे करेगा, जिस टाइम पर मॉर्गेजर अपने मॉर्गेज डेब्ट को पे कर देता है, उसका तब वहाँ पर उस मॉर्गेजी की यह ड्यूटी बन जाती है। जब भाई उसको उसका मॉर्गेज मनी वापस मिल गया तब यह मॉर्गेजी की ड्यूटी बन जाती है कि जो प्रॉपर्टी उसके पास मॉर्गेज की गई थी अब वह उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर को वापस कर दे। और यहीं पर इस राइट को, प्रॉपर्टी के वापस मिल जाने के राइट को ही यहाँ पर मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन कहा गया है। देखिए, आपको जब हमने टाइप्स करवाए थे, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, तब हमने बताया था कई तरह से प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो सकती है। जैसे कि अगर मॉर्गेजर के द्वारा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेज में रखे गए थे तब वहाँ पर जब अब मॉर्गेजर के द्वारा मॉर्गेज डेब्ट पे कर दिया गया है तब ऐसी कंडीशन में, ऐसे मॉर्गेज में जिस मॉर्गेज में डॉक्यूमेंट रखे गए थे, तब वहाँ पर अब यहाँ पर यह जो मॉर्गेजर होगा वह मॉर्गेज डेब्ट को पे करते ही उन डॉक्यूमेंट्स को उस मॉर्गेजी से वापस ले लेगा। वहीं पर एक और तरह का मॉर्गेज था जिसमें प्रॉपर्टी में पोजीशन रखता था मॉर्गेजी, और वो कौन सा मॉर्गेज था? वो था भोग बंधक। और ये कहाँ बताया गया था? ये बताया गया था सेक्शन 58 के सबसेक्शन डी में बताया गया था ये, जिसमें मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी का पोजीशन होता था। तो ऐसी कंडीशन में जब मॉर्गेज मनी पे कर दी गई, जब मॉर्गेज डेब्ट पे हो गया पूरी तरह से, अब जो मॉर्गेजी होगा वह उस पोजीशन को छोड़ देगा, वह उस प्रॉपर्टी को वापस मॉर्गेजर को कर देगा। क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें एक बात समझिएगा, जब मॉर्गेज डेब्ट पे कर दिया गया है तब जो वह मॉर्गेज प्रॉपर्टी होगी वह किसको वापस जाएगी, यह बताइए अब आप। जब आपने मॉर्गेज डेब्ट जो था वह पे कर दिया है तो यहाँ पर जो मॉर्गेज मनी अगर आपने पे कर दी तो जो प्रॉपर्टी होगी अब वह किसके पास जाएगी? अब वह प्रॉपर्टी या तो वापस मॉर्गेजर के पास जाएगी या फिर मॉर्गेजर के कहने पर किसी अदर व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन अदर व्यक्ति को कब जाएगी वह प्रॉपर्टी?
जब यहाँ पर मोर्गेजर की तरफ से ऐसा डायरेक्शन दिया जाएगा तभी वह प्रॉपर्टी अदर पर्सन को जाएगी, और हम इसी को कहते हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन, और इंग्लिश लॉ में इसे इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन के रूप में भी जाना जाता है। इंग्लिश लॉ में इसे इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन के रूप में भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप बात इसमें, ठीक है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, यदि मोर्गेज डीड में जो इन्होंने मोर्गेज डीड बनाई थी पार्टीज ने, अगर मोर्गेज डीड में किसी तरह की कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जाती है जो कंडीशन मोर्गेजर को राइट ऑफ रिडेम्पशन करने से रोकती है, तब वहाँ पर ऐसी कंडीशन को क्लॉग माना जाएगा, ऐसी कंडीशन को वहाँ पर वॉइड माना जाएगा। और इस बात को कौन से केस में बताया गया था? नॉक्स एंड कंपनी का केस था जिसमें इसे बताया गया था। एक बात इसमें याद रखिएगा, जो रिडेम्पशन होगा, रिडेम्पशन ऑफ मोर्गेज, वह केवल तभी वैलिड होगा जब वह किसी लीगली मोर्गेज का होगा। इसमें एक केस है विष्णु माया वर्सेस विष्णु माया का। इस केस में यह था, ए के द्वारा एक अपनी प्रॉपर्टी बी के पास मोर्गेज की गई थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी यह थी कि इस प्रॉपर्टी, इस मोर्गेज का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी था, पर पार्टीज़ के द्वारा वह रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया था। तब कोर्ट ने यहाँ पर कहा, ऐसे मामले जिनमें रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना होने पर ऐसा मोर्गेज मान्य नहीं है। क्लियर था? अब इसके रिगार्डिंग आप एक बात समझ लीजिए, जो इसमें सूट फॉर रिडेम्पशन है, सूट फॉर रिडेम्पशन जो है ना, वो फाइल किया जाता है मोर्गेजर के द्वारा, और डिक्री ऑफ कोर्ट जो होगी उस पर सीपीसी का जो ऑर्डर है, सीपीसी का ऑर्डर 34 रूल 7 एंड 8 वहाँ पर अप्लाई माने जाएंगे। क्लियर थी यहाँ तक बात आपकी? नोट डाउन करते चलिए आप। एक मोर्गेज राइट ऑफ रिडेम्पशन में एक नियम है, वंस अ मोर्गेज इज ऑलवेज मोर्गेज, वंस अ मोर्गेज ऑलवेज मोर्गेज। इसका मतलब क्या है? एक बार मोर्गेज हो गया तो यहाँ पर जो मोर्गेजर है उसके पास ये राइट है, वह प्रॉपर्टी को रिडेम्पशन करवा सकता है। और ये याद रखिएगा, एक बार मोर्गेज हो गया तो वह प्रॉपर्टी मोर्गेज ही मानी जाती है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं मानी जाती है। अभी इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जाती है जो कि उस मोर्गेजर को उसके इस राइट को प्रयोग करने से, इन्फोर्स करने से रोकती है, तो ऐसी कंडीशन वॉइड होती है, ऐसे को हम क्लॉग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर लीजिए, जैसे कि उस मोर्गेजर पर यह रोक लगा दी गई कि ड्यूरिंग मोर्गेज आप इस मोर्गेज प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, या फिर उस पर यह रोक लगा दी गई कि केवल प्रॉपर्टी, इस मोर्गेज डेब्ट को, इस राइट ऑफ रिडेम्पशन का उपयोग केवल मोर्गेजर ही कर सकता है, उसके सक्सेसर नहीं कर सकते हैं। या फिर यह कह देना कि अगर आपने एक टाइम पीरियड जो हमने तय कर लिया है, उस टाइम पीरियड में इस प्रॉपर्टी को रिडेम्पशन नहीं करवाया तो ये अपने आप में सेल मान ली जाएगी। या फिर यह कह देना कि अगर आपने तय टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी को रिडेम्पशन नहीं करवाया तो उस पर अधिक से अधिक इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। या फिर यह कह देना कि एक टाइम पीरियड तक अगर आप मोर्गेज डेब्ट पे नहीं कर सके या प्रॉपर्टी, या कह लीजिए रिडेम्पशन नहीं करवा सके, तो अपने आप ही आपका ये राइट ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी कंडीशन बताई, ये सभी कंडीशंस क्या हैं? क्लॉग हैं, और इसके आधार पर यह कंडीशन वॉइड हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कहीं ना कहीं मोर्गेजर को उसका जो राइट है, राइट ऑफ रिडेम्पशन का, उसका प्रयोग करने से रोक रही हैं, तो इनको हम वॉइड मानेंगे। इसमें
एक आप पॉइंट और आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। जैसे कि सपोज करो ABCD 4 लोग हैं, इनके पास अपनी एक प्रॉपर्टी थी, इन चारों ने मिलकर वह प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो A है वो यह चाहता है कि वह मॉर्गेज डेब्ट पे कर दे। क्या चाहता है A? कि वह मॉर्गेज डेब्ट पे करके अपना जो हिस्से का उसका मॉर्गेज डेब्ट है उसे वह पे करके प्रॉपर्टी को रिडिम्पशन करवा लेना चाहता है। यह पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉर्गेज संव्यवहार, मॉर्गेज ट्रांजेक्शन का पूरी तरह से रिडिम्पशन होना ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि ये ए पूरा पेमेंट, यह जो ए है यहाँ पर ए, यह पूरा फुल पेमेंट कर दे, उसके बाद यह प्रॉपर्टी जो है वो रिडिम्पशन हो सकती है। पर मात्र इसका यह कहना कि वह केवल अपना ही पेमेंट करना चाहता है अपने ही पार्ट के लिए, तो वहाँ पर यह फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसमें सेक्शन 60A के रिगार्डिंग, 60A। तो याद रखना जो सेक्शन 60A है ना, 60 सबसेक्शन A, यह अमेंडमेंट एक्ट 1929 के सेक्शन 20 के तहत यहाँ पर ऐड करा गया है, ठीक है। इसको समझ लो एग्जाम्पल से। यहाँ पर A था, उसने प्रॉपर्टी पहले B को मॉर्गेज करी, फिर उस A ने यही प्रॉपर्टी C को मॉर्गेज कर दी है। क्लियर है? अब सुनो, धारा 60 सबसेक्शन A क्या कहता है? वो यह कहता है कि यहाँ पर अब पहले यह जो C होगा बाद वाला मॉर्गेजी, यह C जो होगा पहले B को मॉर्गेज मनी पे करेगा, मॉर्गेज डेब्ट पे करेगा, उसके बाद में यह B A के कहने पर इस C को यह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन एक बात याद रखना, यह जो नियम है धारा 60 के जो धारा 60A के जो प्रोविज़न है, धारा 60A के प्रोविज़न किसी भी ऐसे मॉर्गेजी पर अप्लाई नहीं होंगे, ऐसे मॉर्गेजी पर अप्लाई नहीं होंगे जो कि उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन रखे हुए है। क्लियर है? सेक्शन 60 सबसेक्शन B है कहता है यह मॉर्गेजर को राइट ऑफ इंस्पेक्शन का राइट देता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर मॉर्गेजर के पास यह राइट होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने मॉर्गेजी के पास रखवाए हैं, मॉर्गेजर टाइम टू टाइम जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी कॉपीज़ वगैरह ले सकता है, लेकिन ऐसा वह सब कुछ अपने खर्चे पर करेगा। यहाँ पर मैं इसके साथ यह लेक्चर यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। अभी हमें पता है हमारे राइट्स और लायबिलिटीज़ अभी और रह गए हैं, हम उन्हें नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे।